आप सुन रहे हैं लिसनर्स बुक्स क्लब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक में पैसा रखा रहे ना तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। लेकिन ये तब तक ही रहती है जब तक बैंक में पैसा रहता है। जैसे ही पैसा खत्म हम फिर दुखी हो जाते हैं। एकदम ऐसे ना रेत की तरह उंगलियों से पैसा फिसल जाता है और जाता का है पता ही नहीं चलता है। अब इतनी सेविंग करते हैं, इतना कम खर्चा करते हैं, फिर भी ये पैसा रुकता ही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है ना वो है पैसों का हमारे साथ रिलेशनशिप, यानी कि हमारा और पैसे का रिश्ता। तो इसके लिए हमें बेहतर फाइनेंशियल हैबिट सीखने की जरूरत है। पैसा खर्च करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम सभी जानते हैं। तो पैसों के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे और बहुत सारा फायदा भी मिलने वाला है। Why didn't they teach me this in school? जिसे लिखा है कैरी सीगल ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप आसान फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक के बारे में जानेंगे जो आपके हजारों डॉलर बचा सकती है। आप सीखेंगे कि आप जिस तरीके से पैसे खर्च करते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालते हैं। जब पैसों को संभालने की बात आती है तो आप सीखेंगे कि कैसे ज्यादा समझदार बने। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। हो सकता है कि आपको पहले से ही अंदाजा हो कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में उन क्वालिटीज की लिस्ट हो जो उस शख्स में आपको चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी लिस्ट में वो फाइनेंशियल रूप से सही होना चाहिए। ये जोड़ना ना भूले। ऑथर कैरी यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी अमीर इंसान से शादी करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट अच्छी हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान की फाइनेंशियल हैबिट अच्छी है या नहीं? तो इसके लिए आप नोटिस कीजिए कि वो इंसान डेट पर कितना खर्च करता है। डेट एक अच्छा इंडिकेटर है कि कोई इंसान अपना पैसा कैसे खर्च करता है। मान लीजिए आप हैरी नाम के लड़के के साथ डेट पर जाते हैं। हैरी एक जेंटलमैन है, वो बात करने में पोलाइट और बड़ा दयालु है। अब डेट पर हर इंसान अपना बेस्ट बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हैरी हर बार हद से ज्यादा खर्च करता है तो सावधान हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि उसके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन बाद में वो आपको बताता है कि वो कर्ज में डूब रहा है। जब डेट की बात आए तो प्रैक्टिकल तरीके से सोचे, जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। अगर आप डेट के दौरान इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप शादीशुदा होने पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। वो अपनी खराब फाइनेंशियल हैबिट के बारे में शादी हो जाने के बाद में बताते हैं। इसे ही लेकर बाद में अक्सर कपल्स में लड़ाई होती है, कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उनसे मनी फिलॉसफी के बारे में बात जरूर करें। माना कि बात करने के लिए ये थोड़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है, खासकर तब जब आप एक दूसरे को लेकर के सीरियस हो रहे हैं। तो क्या आपका पार्टनर हर महीने पैसे सेव करता है? वो एसेट्स के बारे में क्या सोचता है? क्या वो कर्ज में डूबा हुआ है? आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के प्रति ईमानदार रहना होगा। ये आपको ये देखने में मदद करता है कि क्या आप में और आपके साथी में लंबे समय तक बनेगी या नहीं। दूसरा प्रिंसिपल, हैविंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी। यानी कि बच्चे बड़े ही प्यारे और मासूम होते हैं, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही एक बच्चे को पालने के लिए बहुत पैसों की भी जरूरत होती है। हैरियट अपनी शुरुआती 20s में है, उसके लगभग सभी दोस्तों के बच्चे हैं। हैरियट भी एक बच्चा चाहती है, वो अपने बच्चे को बहुत सारी खुशियां देना चाहती है, लेकिन हैरियट जानती है कि ये इतना आसान नहीं है। अपने पति को ये बताने से पहले वो खुद को 1 साल देती है ये सोचने के लिए कि वो क्या चाहती है। इस दौरान हैरियट एक बच्चे की परवरिश के खर्चों के बारे में सोचती है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, खाना, कपड़े, सारी चीजें आती है। उसके आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ जाएंगे। एक बच्चे की भी अपनी बहुत सारी इच्छाएं होती है, जैसे कि वो किसी हॉबी या एक्टिविटी में शामिल होना चाहेगा, उसमें भी पैसे खर्च होंगे। तो अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो आप सेल्फिश नहीं हो सकते। 1 साल तक सोचने के बाद हैरियट ने फैसला किया कि वो अभी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी उस खर्चे को नहीं उठा पाएगी और उसकी लाइफस्टाइल भी बच्चे को पालने के लायक नहीं है। एक बच्चे की परवरिश एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको और आपके पार्टनर को बहुत सारी बातें करनी चाहिए। आप दोनों को एक बच्चे के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार होना चाहिए। तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। यानी कि पैसों को सक्सेसफुली मैनेज करने में टाइम और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना मुश्किल क्यों लगता है? इसका रीजन है तुरंत संतुष्ट हो जाना। लोग तुरंत से उस चीज को खरीदना चाहते हैं जिसे खरीदने का उनका मन करता है, भले ही वे जानते हो कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते।
जेरेमी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेरेमी पर वीडियो गेम खरीदने का जुनून सवार हो गया। मार्केट में जब भी कोई नया गेम रिलीज होता है तो वो तुरंत उसे खरीद लेता है, जबकि वो जानता है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जेरेमी ये भी जानता है कि उसे अपने पैसे सावधानी से खर्च करने चाहिए, लेकिन ये उसे गेम खरीदने से नहीं रोक पाता है। जब जेरेमी अपने दोस्तों या परिवार वालों से पैसे मांगता है तो उन्हें हैरानी नहीं होती। वीडियो गेम की लत के कारण जेरेमी कर्ज में डूबता जा रहा था। अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए उससे कम पैसा खर्च करने से आपके पास हमेशा कुछ पैसा बचा रहेगा। आप इमरजेंसी में अपने एक्स्ट्रा पैसे यूज कर सकते हैं। आप इसे इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के आगे न झुके, यानी आपका जो मन करे उसे खरीदने की इच्छा से बचकर रहे। अगर आप अपनी मनचाही चीज खरीदते रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे। कभी कभी अपनी पसंद की चीजें खरीदना ठीक है, लेकिन इसके बारे में होशियार रहें। चौथा प्रिंसिपल है, यू टेक अवे फ्रॉम योर फर्स्ट कपल ऑफ जॉब्स देन यू गिव। यानी कि क्या आपको अपनी पहली जॉब याद है? क्या आपको याद है कि आपने कितनी सारी गलतियां की थी? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी कभी ना कभी गलती जरूर करते हैं। पहला जॉब एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप कंपनी में नए होते हैं और शायद इसीलिए एम्प्लॉयर्स को इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। वैसे सुनने में ये बुरा लगता है, लेकिन ये सच है। कंपनी कैसे काम करती है ये जानने के लिए एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहे हैं। प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में समय लगता है। यही रीजन है कि जो यंग लोग उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है। कारा एक बिजनेस फर्म में नई एम्प्लॉय है। वो सिर्फ उतना ही काम करती है जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कारा अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करती। एलेक्जेंड्रा भी उस बिजनेस फर्म में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मिनिमम से आगे जाकर थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म करती है। एलेक्जेंड्रा एक नए एम्प्लॉय के रूप में हर अपॉर्चुनिटी को खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज करती है। वो कंपनी के द्वारा ऑफर किए गए सेमिनार को अटेंड करती है और उसका फायदा उठाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये उसके करियर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट पर अप्लाई करें। जितना ज्यादा आप सीखते हैं आप उतने ही समझदार होते जाते हैं। सिर्फ पैसे बचाने में ही ध्यान ना दें, बल्कि इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल, स्पेंड जस्ट 1 hour ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। पैसों को मैनेज करना सिरदर्द हो सकता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर समझना चाहिए। अपने नए साल के रेजोल्यूशन के तौर पर रेयान ने कुछ नया सीखने का डिसीजन लिया। उसने अभी एक नई जॉब ज्वाइन की थी और वो अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना चाहता था। इसीलिए रेयान ने फाइनेंस के बारे में जानने के लिए रोज 1 घंटे का टाइम निकाला। उसने इसके बारे में ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ा, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे। रेयान ने अपने चाचा से उनके खर्च करने की आदतों के बारे में भी पूछा। उसके चाचा जल्दी ही रिटायर हो गए थे और उनका लाइफस्टाइल काफी हाई क्लास था। ऐसा नहीं था कि रेयान एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनने का गोल बना रहा था, नहीं, वो सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहना चाहता था, मतलब कि उसको मोटा मोटी सब पता हो। तो दिन के 1 घंटे ने उसकी मनी मैनेजिंग स्किल्स को बहुत बढ़ा दिया था। रेयान ऐसा सालों तक करता रहा और वो ना सिर्फ अपने पैसे के बारे में इन्फॉर्म्ड था, बल्कि उसने ये भी सीखा कि इसे कैसे ग्रो किया जाए। और इसी के साथ हमें भी ग्रो करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। और अब बात करते हैं छठे प्रिंसिपल की, डेवलप अ रिटन बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ। आपने शायद पहले बजट बनाने की कोशिश तो की ही होगी, लेकिन फिर आपने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि आप इसे फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन ये एक सिग्नल है कि फिर से बजट बनाना चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। बहुत से लोग बजट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सच में काम करता है और बहुत इफेक्टिव भी है। मंथली बजट का मतलब होता है एक एस्टिमेटेड बजट बनाना, उसे ट्रैक करना और अंत में एनालाइज करना कि आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। ये आपको फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। बजट बनाना यानी डेवलप करने का मतलब है अपने महीने भर की इनकम को लिखना। ये आपकी सैलरी, बोनस या गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद अपने खर्चों को लिखना, जिसमें किराया, बिल्स, कार मेंटेनेंस, खाने का खर्चा वगैरह वगैरह शामिल हो सकते हैं। अब बजट डेवलप करने के 2 वर्जन होने चाहिए, एस्टिमेटेड बजट और एक्चुअल बजट। एस्टिमेटेड बजट वो है जो आपको लगता है कि आप एक महीने में कितना खर्च करेंगे, इसे आप महीने की शुरुआत में बनाते हैं। एक्चुअल बजट वो है जो आप एक्चुअली में खर्च करते हैं, आप इसे महीने के अंत में बनाते हैं। अपने बजट को ट्रैक करना सिंपल है। ये कंपोज करता है कि आपने इस महीने और पिछले महीने में कितना अच्छा परफॉर्म किया। ये बताता है कि आप बजट बनाने में बेहतर हो रहे हैं या नहीं। अपने बजट को ट्रैक करना ये देखना होता है कि आपने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया है।
अगर ये एक जरूरी खर्च नहीं है तो इस पर ध्यान देना समझदारी होगा। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा अपने बजट से नीचे रहें। एनालाइजिंग और ट्रैकिंग से आपको अपने एस्टिमेटेड और एक्चुअल बजट के बीच में फर्क देखने में हेल्प मिलती है। आप देख पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जाता है। क्या आपने इस महीने समझदारी से पैसा खर्च किया है? क्या आप खुश हैं कि आपने बिना सोचे समझे शॉपिंग नहीं की? ऐसी बहुत सारी चीजें। अब जानते हैं 7वें प्रिंसिपल के बारे में। सेव 90% ऑफ एवरी बोनस और नॉन प्लान्ड इनकम। यानी कि आपको बोनस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिससे उनका मंथली बजट गड़बड़ हो जाता है। बोनस जो है वो गारंटीड इनकम नहीं है। हो सकता है कि आपको आज बोनस मिल जाए लेकिन 2 सालों तक कोई बोनस ना मिले। अब एग्जाम्पल के लिए सारा को ही ले लीजिए। वो अपने एस्टिमेटेड बजट में बोनस पर ध्यान ही नहीं देती है, जबकि उन्हें पता होता है कि बोनस तो जरूर से मिलेगा। ये उनके बजट को क्रॉस न करने का उनका तरीका है। जब सारा को बोनस मिलता है तो वो इसका सिर्फ 10% लेती है। उससे वो अपनी मनपसंद चीजें खरीदती है। फिर वो अपने बोनस का 90% सेव करके इन्वेस्ट कर देती है। बोनस के साथ वैसा ही बिहेव करे जैसे वे हैं, अनएक्सपेक्टेड लेकिन परमानेंट नहीं। अपने एस्टिमेटेड बजट में बोनस को ऐड ना करें। अब आगे जानते हैं 8वें प्रिंसिपल के बारे में। ड्रॉप अनहेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स। अब हो सकता है ज्यादातर लोगों की तरह आप शायद इस टिप को सुनकर के मुंह बना रहे होंगे। ऐसा आपके मम्मी पापा ने भी कभी ना कभी कहा ही होगा। शायद आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने भी कहा हो। सिर्फ इसलिए कि ये लाखों बार कहा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अनहेल्दी चीजें अनहेल्दी खर्च करने की आदतों की ओर ले जाती हैं। जैसे कि मार्टिन ने हाई स्कूल में स्मोक करना शुरू कर दिया था। ऐसा करना बड़ा ही कूल समझा जाता था, इसलिए वो भी स्मोक करने लगा था। मार्टिन ने इसके रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। जब आप यंग होते हैं तो आप बेपरवाह होते हैं। मार्टिन भी अपनी लत छोड़ नहीं पाया था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मार्टिन एक दिन में 1 पैकेट सिगरेट पिए बिना नहीं रह पाता था। अब अक्सर उसे चलने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। स्मोकिंग ना सिर्फ हेल्थ खराब करती है बल्कि बहुत पैसा भी बर्बाद कर देती है। सिगरेट के अलावा उसे जलाने के लाइटर और अपनी स्मेल को हटाने के लिए मिंट खरीदना मार्टिन के खर्चों को बढ़ा रहा था। रफली सिगरेट स्मोकर्स हर साल करीब $2000 खर्च करते हैं। इस अमाउंट का यूज किसी और अच्छे सामान को खरीदने के लिए किया जा सकता था। इससे मार्टिन एक नया कंप्यूटर खरीद सकता था या वो इसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता था। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी खर्च करने की आदत कितनी अनहेल्दी है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 9 की। रिव्यू एंड कीप ऑल योर रिसीट्स। ऑथर कैरी सीगल खुद इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन ये पूरी तरह से इसके लायक है। आप अपनी रिसीट यानी बिल को रिव्यू करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यहाँ कैरी आपको बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताते हैं। वो अपने बिल को 2 कैटेगरी में रखते थे, एक लो टिकट बिल और दूसरा हाई टिकट बिल। लो टिकट में वो उन बिल्स को रखते थे जो $100 से कम होता था। इसमें वो छोटे छोटे खर्चे शामिल थे जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनकी वजह से हमारा बजट बिगड़ जरूर जाता है। कैरी हर महीने के लास्ट में इन सारे बिल्स को रिव्यू करते थे। हाई टिकट बिल में कैरी उन बिल्स को रखते थे जो $100 से ज्यादा होते थे, जैसे उनके क्रेडिट कार्ड का बिल। इन बिल्स को रिव्यू करने से उन्हें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद मिलती थी। तो आपका पैसा कहाँ जाता है, ये देखकर आपको अपने खर्च को ट्रैक करने में मदद मिलती है। जब आप इसे रिव्यू करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस सिस्टम को अपनाने के बाद आपको सोचना नहीं होगा कि आपका पैसा कहाँ गया। अब बात करते हैं 10वें प्रिंसिपल की। स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। यानी कि ऐसे कई सारे मौके होते हैं जहां पर अपना पैसा खर्च करना ठीक होता है, हालांकि इसे बहाना बनाकर अपना सारा पैसा बर्बाद ना करें। इस प्रिंसिपल की भी अपने कुछ नियम है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो अभी खर्च करें, बाद में सेव करें। कब अप्लाई होता है? तो वो पहला है कार का मेंटेनेंस। जब अपनी कार को चेक करवाने की बात आती है तो बैके बहुत सावधानी बरतती है। वो इस चीज को कभी भी कल के लिए नहीं टालती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया है। कुछ साल पहले बैकी की कार से अजीब सी आवाज आ रही थी। उसने इसे हफ्तों तक नजरअंदाज किया। इसी ढिलाई के कारण उसकी कार खराब हो गई। बाद में मैकेनिक ने बताया कि वो आवाज एक वायरिंग थी। बैकी की कार इतनी डैमेज नहीं होती अगर उसने पहले ही इसे चेक करवा लिया होता। दूसरा है फिटनेस इक्विपमेंट। बेस्ट क्वालिटी के फिटनेस इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है।
रेयॉन ने सस्ते मशीन खरीदने का फैसला किया था, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद ही उसकी मशीन खराब हो गई। इस वजह से रेयॉन को नॉर्मल से डबल पैसा खर्च करना पड़ा। इसके बजाय अगर वो शुरुआत में ही बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट खरीद लेता तो उसके पैसे बच जाते। तीसरा है हेल्थ केयर। हर साल अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए, फिर चाहे वो फुल बॉडी चेकअप हो, आई चेकअप हो या दांतों का चेकअप। अगर कहीं कोई जरा सी भी परेशानी है तो आप उसे जल्दी रोक सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे बैकी अपनी कार को खराब होने से रोक सकती थी। आप किस चीज पर खर्च करना चाहते हैं उसे प्रायोरिटी दें, यानी खुद से सवाल करें कि अगर आपने अब भी किसी चीज पर पैसा खर्च किया है तो क्या ये फ्यूचर में आपके पैसे बचाएगी। ऐसे कुछ सवाल आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल 11, इट्स ओके टू बाय जेनेरिक ग्रोसरी ड्रग प्रोडक्ट्स एंड डूइंग सो सेव्स यू लॉट्स ऑफ मनी। जेनेरिक यानी कि ऑर्डिनरी, जिसमें किसी भी ब्रांड का नाम ना हो। सामान खरीदने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। असल में ज्यादातर जेनेरिक प्रोडक्ट बड़े ब्रांड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। सोनिया हमेशा ब्रांडेड सामान खरीदती थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो जो भी खाने का सामान ले रही है वो किसी न किसी बड़े ब्रांड का ही हो। दूसरी तरफ लिंडा थोड़ा रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि कुछ जेनेरिक सामान बिल्कुल ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे ही हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के कारण लिंडा के बहुत सारे पैसे बच गए। इस पैसे से अब वो अपना मनपसंद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी खरीद सकती थी। दूसरी ओर सोनिया हमेशा अपने बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर देती थी। वो सिर्फ ब्रांड के नाम के लिए पैसा बर्बाद कर रही थी। अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 12 की, लर्न हाउ टू फिक्स थिंग्स। यानी कि क्या आप भी ऐसा कुछ कहते हैं, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, या मैं इसे ठीक करने के लिए किसी से कहूंगी, मैं कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास इसे ठीक करने की एबिलिटी नहीं है। जब आप किसी को कुछ रिपेयर करने देते हैं तो जो पैसा खर्च करते हैं वो आपके बजट को बिगाड़ देता है। रॉनी भी कोई चीज खराब हो जाने पर किसी न किसी को उसे ठीक करने के लिए बुला लिया करता था। रॉनी अमीर नहीं था, लेकिन वो इन छोटे छोटे रिपेयर पर बहुत पैसा खर्च करता था। फिर एक दिन रॉनी को एक यूट्यूब वीडियो मिला और ये एक ट्यूटोरियल था कि बाइक के टायर को कैसे बदला जाए। रॉनी को अचानक पिछले साल खरीदी गई महंगी बाइक की याद आ गई। उसके गैराज में धूल जम रही थी। फ्लैट टायर होने की वजह से उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वीडियो देखने के बाद रॉनी हैरान रह गया। उसने सीखा कि महंगी बाइक के टायर को कैसे रिपेयर किया जाता है और ये उसकी सोच से ज्यादा आसान था। उसने सक्सेसफुली अपनी बाइक का टायर बदल दिया और इस एक्सपीरियंस ने रॉनी को और ट्यूटोरियल देखने के लिए एनकरेज किया। उसने सीखा कि वो चीजों को अपने आप ठीक कर सकता है। सीखने की इस इच्छा ने उसका बहुत सारा पैसा बचा लिया था। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 13 की, यूज कैश एज ऑफन एज पॉसिबल। अगर पैसा कैश के फॉर्म में ना हो तो उसे खर्च करना और भी ज्यादा आसान लगने लगता है ना। जैसे रे किसी भी चीज के पैसे भरने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करता था, लेकिन उसकी यही आदत उसके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही थी। रे को कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा था। वो जरूरत से ज्यादा और बेवजह पैसे खर्च करता था। उसे ये बात तब समझ में आती थी जब क्रेडिट कार्ड का बिल उसे मिलता था। इसलिए जितना ज्यादा हो सके कैश ही यूज करें। जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मेहनत की कमाई कितनी आसानी से आपके हाथ से निकल रही है। ये आपको अपने लापरवाह खर्च के लिए अलर्ट करता है। अपने मंथली बजट को देखने के बाद रे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। वो अब सिर्फ कैश का इस्तेमाल करने लगा था और ये उसे ट्रैक करने में हेल्प करता है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा है। और अब बात करते हैं आखिरी प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल नंबर 14 की, अप्रोच योर जॉब फॉलोइंग द 3 P's, पैशन, पोलाइटनेस एंड परसिस्टेंस। अपने काम में लगन, पैशन और पोलाइटनेस ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास अक्सर जिंदगी भर के लिए एक कमाई का जरिया बना रहता है। एक जॉब आपको स्टेडी इनकम की गारंटी देता है, इसीलिए कोशिश करें कि आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दें। पैशनेट होना अक्सर एम्प्लॉयर के लिए जरूरी होता है। पैशन से भरा इंसान सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस चीज का शौक है। तो पैशनेट लोग इस एनर्जी को अपने काम में बदल सकते हैं। पोलाइट होना आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकता है। एक नॉर्मल सा प्लीज और थैंक्स मैजिक की तरह काम करता है। ये आपके कोवर्कर्स को अप्रिशिएटेड महसूस कराता है। ये आपको अच्छा महसूस कराता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल प्रोफेशनल्स इसे अनदेखा करते हैं। किसी भी इंसान में पोलाइटनेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। परसिस्टेंस यानी कि लगातार पूरी लगन के साथ काम करते रहना।
इस बात की गारंटी देता है कि आपको कभी भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। हर दिन काम में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की पूरी कोशिश करें। आपके बॉस आपकी लगन पर ध्यान जरूर देंगे और वे आपको अपनी कंपनी में हमेशा बनाए रखना चाहेंगे। इसके साथ ही दूसरे लोग भी आपकी लगन से इंस्पायर होंगे। तो इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हुए अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का, यानी कि एक बार फिर से ये दोहरा लेने का कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है और कैसे करना है और कितना कुछ हमें याद है। तो मुद्दा मामला ये है कि आपने सिंपल लेकिन इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट टिप्स के बारे में सीखा। स्टूडेंट्स बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए, इसीलिए स्कूल के सिलेबस में इन सारे टिप्स को शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपने सीखा कि आपको एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो पैसे को संभालने में अच्छा हो। अगर आप दोनों पैसे के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं तो ये आपकी शादी को तलाक की ओर ले जाता है। दूसरा, आपने जीवन की मेन डिसीजन के बारे में ध्यान से सोचना सीखा। बच्चे की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तीसरा, आपने बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करने की आदत को कंट्रोल करने की इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। पैसे को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन ये और भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपनी अर्निंग्स को ध्यान में रखकर अपने खर्चों को मैनेज नहीं करेंगे तो। चौथा, आप जितना ज्यादा फाइनेंस के बारे में सीखेंगे आप उतने ही समझदार होते जाएंगे। पांचवा, आपने छोटे छोटे एफर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। दिन में 1 घंटे के लिए फाइनेंशियल टिप्स के बारे में पढ़िए। साल के लास्ट तक आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होने लगेंगे। छठा, आपने सीखा कि मंथली बजट कैसे बनाया जाता है। ये एक एस्टिमेटेड और एक्चुअल बजट रखने में हेल्प करता है। फिर एनालाइज करें और आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे को ट्रैक करें। सातवां, आपने बोनस को सिर्फ बोनस के रूप में देखना सीखा। इसे अपने बजट में शामिल न करें। बोनस स्टेबल इनकम नहीं है। अगर आप इसे बजट में शामिल करते हैं तो आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। आठवां, आपने अपनी अनहेल्दी आदतों पर ध्यान देना सीखा। अनहेल्दी आदतें अक्सर अनहेल्दी खर्च की वजह बनती है। आपका पैसा कहाँ जाता है इसके बारे में होशियार रहें। नौवां, अपने बिल रखने की आदत बनाना सीखें। छोटी छोटी खरीदारी खर्चों को बढ़ा देती है। बिल रखना आपके खर्च करने की आदतों पर नजर रखने में आपकी मदद करती है। 10वां, आपने सीखा कि बुद्धिमानी से अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। 11वां, आपने आसान ट्रिक्स के बारे में सीखा जो आपके काफी पैसे बचा सकती है। जितनी बार हो सके कैश का यूज करें। इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। एक और हैक ये सीखना है कि एक हैंडीमैन कैसे बने, यानी अगर आप चीजों को रिपेयर करना जानते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। 12वां है कि हमेशा 3P याद रखें, पैशन, पोलाइटनेस और परसिस्टेंस। हर काम में इन तीनों क्वालिटीज को अप्लाई करें और सबसे अच्छे एम्प्लॉय बने। ये टिप्स आसान लगते हैं और ये आसान है भी, और सबसे जरूरी बात ये है कि बहुत इफेक्टिव भी है। अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप होने में समय लगता है और ये टिप्स उस प्रोसेस को स्पीड देने में मदद करेंगे। याद रखिए कि सीखना स्कूल में नहीं रुकना चाहिए। अपने आप को उस नॉलेज या स्किल्स तक लिमिटेड न रखिए जो आप जानते हैं। जीवन भर एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहे, किताबें पढ़ते रहे और नए स्किल्स की प्रैक्टिस करें। ये ऐसी चीजें हैं जो स्कूल ने आपको नहीं सिखाई, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं और अपने समय को ठीक से यूज करें, उसे वेस्ट ना करें। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी को सुनने के बाद, जानने के बाद कौन सी चीजें आपके दिमाग में चल रही है कि आप एग्जैक्टली इस प्रिंसिपल को तो फॉलो कर ही सकते हैं, ये उतना मुश्किल नहीं है। या ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा।